नमस्कार, मैं हूं एक अरुण और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। 1 महीने हो चुके हैं, यानी कि कोरोना संक्रमण के बाद देश में जो लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उसके 1 महीने हो चुके हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में या एक आध हफ्ते में ये लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने के अनुभव और बीमारी की स्थिति पूरे दुनिया भर में उसके जो तजुर्बे हैं, इन सब को मिलाकर अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी सामान्य नहीं होने वाली। यानी कि आप एक पोस्ट कोरोना एरा में प्रवेश कर चुके हैं और आगे आने वाला वक्त आपको एक नए किस्म की जीवन शैली दे के जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस नई व्यवस्था में जीने के लिए अभ्यास कर लेना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान हमने जो जो अनुभव किए उसको थोड़ा सा गौर कीजिए। इस लॉकडाउन में हमारा समाज लगभग 2 तरीके से बटा हुआ दिखा। एक वो वर्ग जो रोज मेहनत करता है, अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करता है और अपनी ज़िंदगी चलाता है। आंकड़ों में यदि हम कहें तो ऐसे लोग करीब 60 से 70 करोड़ लोग हैं। और एक वह वर्ग जो कम से कम भविष्य के मामले में निश्चिंत है, क्योंकि उसको एक निश्चित पगार मिलती है और वह कम से कम लॉकडाउन जैसे हालात में अगले 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक अपने जीवन को चलाने की क्षमता रखता है। थोड़ी सी बात हम पहले उस समाज या उस वर्ग के लिए कर लें जो वर्ग रोजाना मेहनत करके अपना घर चलाता है, अपनी आजीविका चलाता है। मैं चूंकि आपसे देश के सेहत के बहाने आपकी सेहत की बात करता हूं, इसलिए मैं उसी संदर्भ में आपको उस वर्ग के दुख दर्द और उसकी जो समस्याएं हैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। यह वर्ग अब तक कोरोना के भय के माहौल में जी रहा है। कुछ तो अभी भी उन इलाकों में फंसे हुए हैं जहां वो काम कर रहे थे। कुछ आपने देखा होगा 24-25 तारीख को, यानी कि 24-25 मार्च को जो एक पूरे देश में अफरा तफरी मची, लोगों ने पैदल अपने घरों को जाना स्वीकार कर लिया। यानी कि वो इतने आशंकित थे, उनको भरोसा नहीं था कि वो जहाँ हैं वहाँ वो ठीक से रह पाएंगे, उनको खाना मिल पाएगा। तो एक मुद्दा तो ये है कि ये जो रोज काम करने वाले लोग हैं उनको भरोसा नहीं है। और दूसरा मुद्दा कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में उनको अपना घर याद आता है, उनको लगता है कि वो वहाँ सुरक्षित होंगे। और तीसरी और सबसे अहम बात इस वर्ग के लिए कि अगर रोजाना काम वो नहीं करेंगे, अगर उनका रोजगार नहीं चलेगा, अगर वो श्रम नहीं कर पाएंगे तो वो जी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिलेगा, उनकी जिंदगी नहीं चलेगी। इस पृष्ठभूमि में ये जो 60-70 करोड़ लोग हैं, उनकी चिंता कौन कर रहा है, उनकी चिंता में और किसके किसके हित जुड़े हैं, या फिर इनको हम कैसे आश्वस्त कर सकते हैं, ये एक जरूरी सवाल है। उनकी मुसीबत तो अब आने वाली है। अब तक पेट से संबंधित, भोजन या तात्कालिक ज़रूरतों से संबंधित जो मुसीबतें आई, कई राज्य सरकारों ने उनका इंतजाम किया। कई जगह पर उनको दिक्कतें उठानी पड़ी, कई जगह पुलिस ने सहयोग किया, कई राज्यों में पुलिस की डंडे खाने पड़े, कई राज्यों में उनको उन्हीं के स्थान पर कुछ और व्यवस्थाएं मिल गई, लेकिन कई राज्यों में वो भूखों मरने को छोड़ दिए गए। तो कमोबेश पूरे देश में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये जो 60-70 करोड़ लोग हैं। अब मैं बताऊं आपको कि आज तक का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, यानी कि 26 अप्रैल तक पूरे देश में, पूरी दुनिया में तकरीबन 30 लाख मामले आ चुके हैं और 2,03,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं
कोरोना संक्रमण की वजह से। हमारे देश में यह आंकड़ा 27,000 का है, यानी कि अभी तक 27,000 मामले हैं और कुल 826 मौतें हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों में स्थितियां अलग अलग हैं। कोरोना संक्रमण का जो तजुर्बा है, जो अब तक का अनुभव है, वो ये कि यह बहुत जल्दी जाएगा नहीं। इसलिए जो मध्य वर्ग है, जिसको इंतजार है लॉकडाउन के खुलने का और उसको ये लग रहा है कि लॉकडाउन खुलते ही उसकी सामान्य जिंदगी वापस लौट आएगी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक नए तरीके के जीवन शैली, उसको समझ लेना, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अगर हम कल्पना करें कि ये कोरोना नहीं होता तो अब तक हम मलेरिया के रोगी, डेंगू के रोगी, चिकनगुनिया के रोगियों को देख रहे होते। कैंसर के मरीज़ इस समय बहुत बेहाल होते हैं। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, इन सभी रोगियों की हालत ख़राब होती है। पेट के रोगियों की स्थिति बहुत ख़राब होती है। किडनी के मरीज बहुत परेशान होते हैं और भी छोटे छोटे जो रोग हैं उसके मरीजों की बहुत बुरी हालत होती है। वो सब के सब अभी मार्जिन पर हैं। अभी हम उनका जिक्र नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी सूचनाएं भी ठीक से हम तक नहीं आ पा रही। लेकिन कोरोना के संक्रमण के बाद जब धीरे धीरे हम अपने सामान्य ज़िंदगी में लौटेंगे तो हमारे जीवन जीने का तरीका बदल चुका होगा। आप कल्पना कीजिए कि आज इस लॉकडाउन में जब आप कहीं जाते हैं तो आपको अपने मुंह पर एक मास्क लगाना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आप जब किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ से लौट कर घर आते हैं तो आपको अपना हाथ धोना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही घर में यदि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और कोई सामान हाथ लगाते हैं तो भी आपको अपना हाथ धोना पड़ता है। चिकित्सकों की क्या हालत होगी, जो निजी क्लिनिक चलाते हैं उनकी क्या हालत होगी, उसकी भी आप कल्पना करिए। तो इन सारी परिस्थितियों में अब एक हमारे जीवन शैली में जो नई चीज़ें जुड़ गई हैं वो हैं हाथ धोना यानी सैनिटाइज़र, दूसरा है मास्क, तीसरा है ग्लव्स, चौथा है पीपीई किट। यानी कि अब जब भी आप किसी डॉक्टर की क्लिनिक में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत संकोच होगा। वेटिंग आउटडोर में जो वेटिंग है, मरीज जहाँ इंतज़ार करते हैं वहाँ बैठने में, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति संक्रमित है या किस व्यक्ति से हमें संक्रमण हो सकता है। तो इस एहतियात में हमारी गतिविधियाँ थोड़ी सी बाधित होंगी और हम उतना फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाएंगे लोगों से, या फिर हम उतने फ्रीक्वेंटली अपने डॉक्टर तक जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये आशंका बनी रहेगी कि क्लिनिक में जाकर कहीं संक्रमण तो नहीं हो जाएगा। दूसरी कि हर छोटी बात पर हम जुकाम खांसी के मामले में हम अपने चिकित्सक के पास चले जाते थे। अब चिकित्सक भी आपसे परहेज करेंगे, चिकित्सक भी आपको कोशिश करेंगे कि आप एक हिदायत के साथ उनसे मिलें, एक दूरी बनाकर आप चिकित्सक से बात करें। यानी कि चिकित्सक भी आपको हाथ लगाकर देखने की बजाय, आपको एग्जामिन करने की बजाय, वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। तो अब वो स्थिति नहीं रहेगी जो कोरोना के पहले की स्थिति थी। लोग आपस में मिलने जुलने का जो उनका सिलसिला था, बहुत जिंदा दिली से जो लोग मिलते थे, वो सिलसिला रुक जाएगा। बहुत जल्दी किसी व्यक्ति के घर जाने का जो एक जिसको हम सामाजिक व्यवस्था कहते थे, वो व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। और लॉकडाउन में तो एक नए शब्द चल गए हैं जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं। हालांकि मैं इस शब्द का शुरू से विरोधी हूँ और मैं इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करता हूँ, लेकिन सच में यह सोशल डिस्टेंसिंग ही है, क्योंकि लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे पर शक कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि हम कम से कम मिलें। काम करने के तरीके में बदलाव आ गया है, यानी कि लोग डिस्टेंस से काम करना चाहते हैं। एक सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको इस्तेमाल करके इंटरनेट के माध्यम से लोग अपने घरों में बैठकर काम करना चाहते हैं और लोग ये चाहते हैं कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ ये तजुर्बा है लोगों का कि घर से बैठकर काम करने में उनको ज़्यादा समय देना पड़ता है, उनकी ज़्यादा ऊर्जा लगती है और
उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है और कंपनियां भी चाहती हैं कि घर पे बैठ के आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अब यहाँ एक छोटी सी बात मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि ये तो इलीट क्लास के जो लोग हैं, जिनका काम कंप्यूटर से, जिनका काम इंटरनेट से चल जाता है और उससे उनकी आमदनी हो जाती है, ऐसे लोगों की संख्या मुश्किल से बमुश्किल 5% है पूरे देश में, या 10% होगी। इसका कोई प्रमाणिक आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि 10% से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं पूरी आबादी के जो कंप्यूटर के सहारे अपनी ज़िंदगी चला लेंगे। लेकिन जो 95% या 90% आबादी है जो मेहनत करती है, श्रम करती है, जिसमें हाथ का इस्तेमाल करती है, जिसमें वो खुले रूप से काम में अपने शरीर को लगाती है, उसकी क्या स्थिति होगी वो भी कल्पना करके बहुत चिंता होती है। शासन व्यवस्था की स्थिति बदल गई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में जिन 2 कानून का सहारा लिया गया, उसमें एक कानून है महामारी अधिनियम। ये 1897 का कानून है, बहुत पुराना कानून है और लगभग 125 साल पुराने इस कानून का इस्तेमाल कई महामारियों में किया गया है। लेकिन इस बार उसका बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही कड़ाई से उसका पालन किया गया है। और दूसरा है आपदा प्रबंधन कानून, जो 2005 का कानून है। इन दोनों कानूनों के प्रावधानों को देखें तो इससे केंद्र सरकार की ताकत बहुत बढ़ जाती है, यानी कि राज्य सरकार की ताकतें काफ़ी गौण हो जाती हैं और केंद्र सरकार लगभग पूरे देश में अपने इन 2 कानूनों की मदद से अपने आप को एक सर्वशक्तिशाली शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित कर लेती है। इसके भी अपने खतरे हैं, अपने फायदे हैं। अब थोड़ी सी टिप्पणी मैं प्रधानमंत्री जी के पिछले 4 वक्तव्यों पे करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को आकर लॉकडाउन की घोषणा की थी और वो अचानक घोषणा थी जिसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारा जो नीचे का तबका है, जो श्रमिक तबका है, उसको उठाना पड़ा और आज तक वो झेल रहा है। दूसरे लोग घोषणा में उन्होंने लोगों को बहुत सहज रूप से लोगों का उत्साहवर्धन के दृष्टि से उनको दीपक जलाने, ताली बजाने की बात उन्होंने कही, लेकिन जनता ने उसको दूसरे रूप में लिया। उसके बाद फिर उन्होंने एक और घोषणा करी जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे हमारे चिकित्सक एक वॉरियर के रूप में, कैसे हमारे सिपाही वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको सम्मान देने की बात की। और तीसरी बार उनको कहना पड़ा कि आपसी सहयोग के बिना ये काम संभव नहीं है। उन्होंने देसी चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, होम्योपैथी के ज्ञान को इस्तेमाल करने, उसका उपयोग करने की बात उन्होंने कही। इन सभी बातों को मिलाकर अगर हम देखें तो जो सूरत उभर के सामने आता है वो ये कि समन्वय की ज़रूरत है। बिना समन्वय के इस बीमारी से लड़ा नहीं जा सकता, बिना समन्वय के आगे का जीवन नहीं जिया जा सकता और बिना समन्वय के, बिना सबको साथ लेकर हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को भी नहीं सुधार सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसले हैं जिन पर हमको बात करनी है, लेकिन मैं संक्षेप में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें तैयार रहना चाहिए। लॉकडाउन के वापस ले लेने के बाद, यानी कि लॉकडाउन की व्यवस्था को जब सरकार समेट लेगी, तो जब आप घरों से निकलेंगे तो आप ये मत मानिए कि आप सामान्य जीवन में जैसे जी रहे थे वैसे ही जिएंगे। आपको एहतियात बरतना ही होगा। अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो यह बीमारी खत्म नहीं हुई है, यह बीमारी और जटिल रूप में आ सकती है। इस बीमारी का एक रूप हमने देखा है और वो पूरी दुनिया झेल रही है। इसलिए आपको 2-3 छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात कि हम सहिष्णु बने। हम ये ना सोचें कि हम ठीक हैं, दूसरे भाड़ में जाएं। हमें पूरे समाज को अपने जैसा देखकर उनकी मदद करते हुए आगे बढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अनावश्यक घर से बाहर निकलने को भी हमें चेक करना चाहिए। तीसरी चीज़ कि साफ सफाई का बहुत इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यवस्था कितनी भी बहुत अच्छी हो, लेकिन वो यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि आप जहाँ जा रहे हैं वह रोग से या रोग के कारणों से बचा हुआ या उससे सुरक्षित क्षेत्र है। अनावश्यक सड़क पर थूकना, जिसके बारे में अभी प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणा में भी कहा है और वो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि प्रशासन इस पर बहुत बड़ा जुर्माना लगाए, तो आपको एक अनुशासित जीवन जीना होगा और
अगर आपने इन सब चीज़ों का पालन नहीं किया तो आप महामारियों के, वायरस के, इस खतरनाक बीमारियों के दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और दवाओं से इनका इलाज नहीं हो सकता। ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, चिकित्सक सब मान रहे हैं। इसलिए इनके साथ आपको एक दोस्ती बनानी होगी। इस वायरसेस के बीच में ही आपको रहना होगा और अपना जीवन कुछ ऐसे चलाना होगा जिससे कम इंटरेक्ट कर सकें, जिससे कम से कम परेशानी आप को उठानी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा समय आप स्वस्थ जीवन जी सकें। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे हिदायतें हैं, बहुत सारी और भी पहलू हैं इसके, जिस पर हम आगे अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। वक्त बहुत कम है और आपसे बात करने का जो एक बहाना है, खास करके देश की सेहत और आपकी सेहत के बहाने, उसकी भी एक अपनी सीमाएं हैं। आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप अपना दिल भी खोलेंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप अपने दिमाग को भी खोलेंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप कम से कम अपने आस पड़ोस के लोगों को भी अपने ही जैसा समझेंगे और उनकी भी मदद करेंगे। भविष्य में सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।